हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम 20 फरवरी 20 फेब के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को पता है लेस देन 100 डेज, ओके। सो लेस देन 100 डेज आर देयर फॉर प्रीलिम्स। 24 मई को आपका प्रीलिम्स होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप डेली बेसिस पे 6-8 क्वेश्चंस आप नहीं लगाओगे करंट अफेयर्स से, ओके। अब अगर आप 6 to 8 एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो एग्जाम में देन यू कैन नॉट से कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू सॉल्व करंट अफेयर्स, या करंट अफेयर्स बहुत वाइडर चीज़ें पूछ ली, बहुत बाहर से चीज़ें पूछ ली। आपका जो मेजोरिटी करंट अफेयर्स है वो द हिंदू, कोई भी एक न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस जो भी आप पढ़ रहे हो, एक न्यूज़पेपर पढ़ने से कवर हो जाता है ऑन एन एवरेज। हर न्यूज़ जो है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो कवर होती ही है। So make sure you are daily solving this, okay? And we have already mentioned this in past. अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत भी हो रहे हैं, you don't need to worry. Just watch it 2 times. 2 times आप देखोगे। इसका तरीका क्या है? पहली बार आप 1x पे देखो, अटेम्प्ट करो। ये क्विज है, तो क्विज की तरह जो है आप उसने अटेम्प्ट करोगे। आप देखो कितना आपका स्कोर आ रहा है, क्या अटेम्प्ट है। आप वो कमेंट कर दो, उससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि आप डेली एक चीज फॉलो कर रहे हो। तो आपने कमेंट करके बता दिया। देन नेक्स्ट राउंड पे क्या करना, उसको आप 1.5x पे। अब इन दोनों के बीच में 3-4 घंटे का गैप रखना। पहली बार आपने देखा 1x पे, अटेम्प्ट कर दिया क्विज को, कमेंट कर दिया अपना स्कोर। देन उसके 3-4 घंटे के बाद 1.5x पे देख लेना। आपको मेजोरिटी टॉपिक्स रिटेन हो जाएगा, और एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20-22 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स आएंगे, मेजोरिटी यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ओके। So now let's move to the first question with reference to bonded labor system abolition act 1976। अब ये आप समझ सकते हो क्यों हमने ये क्वेश्चन कवर किया है और क्यों न्यूज़पेपर में है ये। 50 साल हो गए हैं इस एक्ट को, ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस तरह की चीजों पे से पूछता है। 50 साल, 100 साल, 150, 200, इस तरह की चीजें जब भी होती हैं, ओके। सो कह रहा है इट अबॉलिश्ड ऑल एग्रीमेंट्स और ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ बॉन्डेड लेबर, कि सारे जो एग्रीमेंट और ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं बॉन्डेड लेबर से, कि इतनी सेवा करो, इतना काम करो, सब खत्म। एंड सेकंड ऑप्शन, इट केम इनटू फोर्स रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मींस कि पीछे के डेट से, नो पास्ट डेट से, फ्रॉम अक्टूबर 1975, वहां से ये जो है रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट कर दिया गया। Then third option is it places the responsibility of identification, release, rehabilitation of bonded laborers on state government। कह रहे स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बॉन्डेड लेबरर्स को आइडेंटिफाई करो, रिलीज करवाओ, उनको रिहेबिलिटेट करवाओ, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर, ठीक है। सो होपफुली यू गॉट इट राइट। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, सोशोलॉजी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, उसके हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ए, सॉरी, सी 1, 2 एंड 3। एबॉलिश कर दे, हर एक्सट्रीम लग रहा है ऑल एग्रीमेंट, लेकिन हाँ, बॉन्ड लेबर एक सोशल एविल है, सोशल क्राइम है, उससे जुड़ी हुई सारी जो ऑब्लिगेशन है सब खत्म, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है आपका, सॉरी, दिस वन इज करेक्ट, ओके, दिस वन इज करेक्ट। देन सेकंड इज आल्सो करेक्ट कि इस डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। थर्ड इज आल्सो करेक्ट कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 23 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर, ओके। फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर जो है इस आर्टिकल के अंदर कवर किया गया है, और इसको अगर वायलेट करोगे तो ऑब्वियसली वो काउंट, मतलब आपका इलीगल हो गया, ठीक है। एंड जितने भी बॉन्डेड लेबर एग्रीमेंट्स हैं या डेट्स हैं, वो सभी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो गई। मान लो आपने कोई भी एग्रीमेंट ऐसा साइन कर भी रखा होगा, ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी अगर होगा, इवन इफ वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। वो वैलिड नहीं होगा अगर आपने इस तरह का बॉन्डेड लेबर वाली चीज कर रखी होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल पे जो है विजिलेंस कमिटीज बनाई गई, ठीक है। विजिलेंस कमिटी बनाई गई डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन लेवल पे टू मॉनिटर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ओके। Now, coming to question number two, the Right to Information Act 2005 primarily seeks to reduce which of the following? तो आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट, फिजिकल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन। थर्ड, जुडिशियल बैकलॉग इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एंड फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। तो आरटीआई जो है, एक इसका काम क्या है, जो आपका आर्टिकल 19 और सब क्लॉज 1 का पार्ट ए यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके अंदर राइट टू नो वाली चीज, राइट टू नो अबाउट द स्टेट, जो स्टेट का वर्क है, ठीक है। एंड सारी पब्लिक अथॉरिटीज पे ये अप्लाई होता है। एंड 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देना होता है। अगर लाइफ एंड लिबर्टी की बात है तो 48 आवर्स के अंदर देना पड़ता है। अपेलेट कहाँ पे, अपेलेट ट्रिब्यूनल कहाँ पे होता है इसका, तो सीआईसी के अंदर वो प्रोविजन होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। Now, third question with reference to Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA। आप सभी लोगों को पता होगा ईरान पे अटैक का या रिस्क चल रहा है वॉर का,
इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इट वाज साइंड इन 2015, कह रहा 2015 में ईरान और P5+1 कंट्रीज के बीच में साइन किया गया, JCPOA। एंड सेकंड ऑप्शन इज इट एम टू कंप्लीटली डिसमेंटल ईरान सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, कह रहा कंप्लीटली उसको डिसमेंटल करने का एम था। थर्ड ऑप्शन इज द यूनाइटेड स्टेट्स विड्रू फ्रॉम द एग्रीमेंट इन 2018, कि 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया। सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। ओके, तो ये आपके लिए इजी कैसे कि थर्ड वन इज करेक्ट, यूएस से काफी जगहों से विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे इजी गैस आप कर सकते थे। सेकंड वन इज इनकरेक्ट अगेन, कंप्लीटली डिसमेंटल वाली चीज कैसे हो सकती है, अगर होगा भी तो मान लो बोलेंगे कि सिविलियन वाला काम करो, आप मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाली चीज आप कर सकते हो, बॉम्ब वगैरह वाला इन्रिचमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए कंप्लीट वाली चीज जो है रेयर होती है, तो सेकंड वन इज इनकरेक्ट। एंड फर्स्ट वन इज करेक्ट, इसमें कह रहा है ईरान और P5+1 कंट्री। अब P5+1 में कौन कौन सी कंट्री थी, यूएसए था, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड जर्मनी। तो यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड जर्मनी ये कंट्रीज थी। 2018 में यूएसए ने एग्जिट कर लिया, ये वर्ड है। और आपको इसमें ये था कि सैंक्शंस में जो है रिलीफ मिल जाएगा ईरान को अगर वो उसको फॉलो कर लेता है तो, ठीक है। और जब विड्रॉ कब किया इन्होंने 2018 में, तो प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम भी, प्रेसिडेंट जो थे ट्रम्प थे, जब इसमें से विड्रॉ किया गया। ओके, सो राइट आंसर वी हैव मार्क 1 and 3। Now coming to question number 4, with reference to GPU, graphics processing unit, consider the following statement। तो ये इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, GPU हाई चांसेस है कि प्रीलिम्स में आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, GPU are designed to perform a large number of simple calculations in parallel. Second, GPU use fundamentally different semiconductor material than CPU. Third, high memory bandwidth is crucial for GPU performance. So please pause and mark your answer। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो जीपीयू का डेफिनेशन ही यही होता है कि ये पैरेलल कैलकुलेशन करता है बहुत लार्ज नंबर में, तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। एंड सेकंड क्या है, जीपीयूज आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल देन सीपीयू, तो ये गलत है, राइट। दोनों ही सीपीयू हो गया या जीपीयू हो गया, दोनों सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, दोनों ही, तो फंडामेंटली डिफरेंट नहीं है। फिर थर्ड क्या है, हाई मेमोरी बैंडविथ इज क्रूशल फॉर जीपीयू परफॉर्मेंस, दैट इज करेक्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन विच जीपीयू नीड्स टू डू, इसको हाई मेमोरी बैंडविथ की जरूरत होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, A 1 and 3 ओनली। फिफ्थ क्वेश्चन, एआई इम्पैक्ट समिट काफी न्यूज में है, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है, पॉजिटिव न्यूज भी है, नेगेटिव न्यूज भी है इसके बारे में, सो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। द एआई समिट 2027, अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यूपीएससी ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी चीज से मतलब इसी साल से पूछ दे, वो उसका बैक डेट कि ये समिट पहले कब हुआ, बाद में कहाँ होगा, इस तरह की चीजें यूपीएससी पूछता है, जैसे G20 वगैरह पे भी क्वेश्चन बन जाता है। सो कह रहे एआई समिट 2027 का जो होगा वो होगा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन, जो 2027 का समिट है इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन इंटरनेशनल लॉ एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई से रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ है उसको लेके कह रहे हैं कि वो चांसेस हैं होने के। थर्ड ऑप्शन इज द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, विल होस्ट द 2028 वाला एआई इम्पैक्ट समिट, की 28 वाला जो इम्पैक्ट समिट है वो यूएई होस्ट करेगा। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। अगेन ऑल थ्री आर करेक्ट। सो यूएई होस्ट करेगा, देन स्विट्जरलैंड होस्ट करेगा 27 वाला, और इसमें इंटरनेशनल लॉ के होने की बात है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कोई मान लो कि बिडिंग हो रही है या कोई कंट्री अचीव कर रहा है कुछ तो उसमें मिल रहा है। यहाँ पे जो मिलती है चीजें, समिट जो मिलता है वो रोटेशनल मिलता है, जो मान लो मेंबर है तो रोटेशनल, मान लो अभी इंडिया है, कल को आप स्विट्जरलैंड में जा रहा है, फिर यूएई में जा रहा है, तो रोटेशनल होता है ये। ओके, तो रोटेटिंग ग्लोबल फोरम है ऑन एआई गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन, एआई गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन को लेके है ये। ओके, एंड इंटरनेशनल जो एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसमें उसके डेवलपमेंट पे इनका फोकस है। सो ऑल थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। Now coming to question number 6, with reference to the Gaganyaan drogue parachute, consider the following statement. First, it is deployed after the main parachutes during re-entry. Second, it stabilizes the crew model at high altitude before main parachute deployment. Third, it is part of the deceleration system of the Gaganyaan mission. So please pause and mark your answer. Right. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ड्रोग पैराशूट डिप्लॉय बिफोर मेन पैराशूट, पहले ड्रोग पैराशूट होते हैं देन मेन पैराशूट होता है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ये स्टेबलाइज करता है क्रू मॉडल को हायर ऑल्टीट्यूड पे, मेन पैराशूट के डिप्लॉयमेंट के पहले की बात है ये, राइट। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज पार्ट ऑफ द डी एक्सेलरेशन सिस्टम ऑफ द गगनयान मिशन।
जिससे कि स्पीड को स्लो करा जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 and 3 ओनली। ठीक है, ऑन दैट नोट थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।